भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो। मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपहास कर जाने वाला। यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला, जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला, और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभु शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की प्रजा श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है। आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण, पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश के प्रजा के शासक हुए हैं, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। न यहाँ की प्रजा उस समय आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्रीमान से इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की बारिश की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझती, तथापि उसे अपने नियोग से, आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसी ही प्रसन्न हुई जैसे डूबता थाह पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आप तक पहुँच जाने से उसकी सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ ना कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सकते हैं, उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया है। वह लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। ये कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासन और प्रजारंजन की आशा जनाते हैं। पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े के शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हों जैसा यहाँ के लोग कहते हैं। यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं। उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासक की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच नचा डाला। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बढ़ाई करते हैं, वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बढ़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान इस देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई है। वे समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इसी से वह दौड़कर आपके द्वार पर जाते हैं। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वे जैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं, वैसे ही चले आते हैं। जिस अंधेरे में है उसी में रहते हैं। अब यह कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट मानते हों, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए आप भी अन्याय भरे काम मानते हों। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका और जो कहना था वो कह गया।
कैसे जाना जाए कि आपकी उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा है, वहीं उन लोगों से घिरे हुए रहे हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है, उसकी बात बनाई रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। अब भी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों में ही घिरे हैं। कुछ करने धरने की बात तो अलग रही, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं है कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सके। तिस पर गजब यह है कि श्रीमान को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारों पर खड़े होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली घुसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर न मिला, न सहज में मिल सकता। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, ना सही, उसका कुछ अरमान नहीं। पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे, उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। ऐसी आशा अंततः प्रजा को आपसे नहीं थी। इस समय वे अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते हैं। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माता कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने एक बहुत ऊंचे ताक पे बिठा दिया। बेचारा भूखा और रोटी दोनों की भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ा कर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस शरारती लड़के को वहीं टंगे रहने दो, इसने मुझे बड़ा दुखी किया है। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की भी है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले आरंभ हुआ, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस इतने में ही श्रीमान को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बंबई में कहा, और यहाँ की एक बार की अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई थी। वह ताक से नीचे उतार ली गई, पर श्रीमान के दो एक कामों तथा कौंसिल के उतरने इस आशा को ढीला कर डाला। उसे ताक से उतरने का भरोसा ही नहीं रहा। अभी कुछ दिन हुए, एक लेफ्टिनेंट ने कहा कि मेरी दशा उस आदमी की सी है जिससे एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हों। हिंदू जोरू नाराज रहती हो, मुसलमान जोरू प्रसन्न। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीवी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान के लेफ्टिनेंट की ठीक वैसी ही दशा या नहीं, कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक से बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है, और इधर उसकी नवीना सुंदरी स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज दोनों ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदर पत्नी। किसकी बात रखेंगे? यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर ढुलकना ही स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की ओर। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? यदि आपके ख्याल में प्रजा रूपी लड़का ताक पर बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहने दीजिए, जैसा कि समय में रहने दिया है।
यदि उसे वहाँ से उतार कर कुछ खाने पीने को देने का सुख है तो वैसा कीजिए जो किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। इसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लग रही है कीजिए, कर्तव्य समझिए और वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने अपने को निराशा के हवाले कर दिया है। एक विनय और साथ साथ की जाती है कि इस देश में श्रीमान जो चाहे बेखटके कर सकते हैं। किस बात के लिए विचारने और सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घेर लेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसी सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उसे बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वे आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब तक इस देश को छोड़ जाएंगे तो हुजूर वाला को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला भी नहीं किया। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खानाखंड रुपए गिन देंगे, जैसा कि हुजूर की पूर्ववर्ती वायसराय की मूर्ति के लिए गिने जा रहे हैं। प्रजा उस